मित्रों नमस्कार। आप लोगों का नमस्कार चैनल पर स्वागत है। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, इसके पहले हम आपको तर्क भाषा पढ़ा रहे थे और तर्क भाषा जो है हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग तर्क भाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जान लेना चाहिए तर्क भाषा जो है किसकी रचना है। तो सबसे पहली बात ये है, तर्क भाषा जो है ये केशव मिश्र की रचना है। पूछता है क्वेश्चन, तो ये केशव मिश्र हो गए। इसके बाद फिर ये न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद न्याय दर्शन। जैसे सांख्य दर्शन है सत्कार सतः सत्य जायते, लेकिन यहाँ असत कार्यवाद ये बात कहा गया है। पिठर पाकवाद, पिठर माने होता है पिंड, इसको कहते हैं पिठर पाकवाद। इसको कहेंगे पिठर पाकवाद और उसको तर्क संग्रह कहेंगे पील पाकवाद। पिठर पाकवाद और पील पाकवाद। तो यहाँ 16 पदार्थ बताया गया है, वहाँ पे जो है पदार्थों संख्या 7 है। 7 में ही सब बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पिंड है, वहाँ है पील माने परमाणु। ये दोनों समानार्थी दर्शन है। कौन? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, पिठर पाकवाद और पील पाकवाद, ये हो गया। इसको कहेंगे परमाणु। ये परमाणु को मानता है, वो पिंड को मानता है। तो कहें न्याय शब्द की उत्पत्ति नीति विवक्षितार्थ एक न्याय है, अर्थात जिस साधन से हम अपने विवक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाएं या उसे जान पाएं, वही साधन न्याय है। वात्स्यायन के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। अकॉर्डिंग टू वात्स्यायन। वात्स्यायन क्या कह रहे हैं? वात्स्यायन ये कह रहे हैं न्याय शब्द का अर्थ प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। मतलब कहने मतलब यह है कि किसी चीज़ का कोई आप उसका कोई मूल्यांकन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्रमाण से कीजिए। प्रमाणों से अर्थ का परीक्षा करना। प्रमाणार्थ परीक्षण न्याय, न्याय भाषा। न्याय शास्त्र को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, न्याय शास्त्र के अन्य उपनाम भी हैं तर्कशास्त्र। तो ये हो गया आपका न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, ये चीज हो गया। तर्कशास्त्र हो गया, प्रमाण शास्त्र हो गया, हेतु विद्या हो गया, हेतु विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या, हेतु विद्या, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक, समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है।
ये हो गया। तो इस तरह से न्याय शास्त्र को, न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र की विवेच तत्वों की व्याख्या करता है। अनुभव के आधार पर कहें, न्याय दर्शन जो है वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र के विवेच तत्वों की व्याख्या करता है। न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन है। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख निवृत्ति करना, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है? न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य मतलब न्याय दर्शन पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि ये जीव है ना, इसका मुक्त हो जाना नहीं है। इस आवागमन जन्म मरण से, इससे जो है मुक्ति पाना ही, यही मोक्ष है। तो ये चीज है। तो न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप विवेचन है। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। न्याय शास्त्र के अनुसार यह जगत सत्य है, मतलब ये जगत को सत्य मानता है। न्याय दर्शन जगत क्या है? सत्य है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू न्याय, न्याय के अनुसार। और क्या कहता है न्याय? न्याय दर्शन के प्राचीन आचार्य। न्याय दर्शन का लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है। 2000 वर्षों का। मेरे प्यारे साथियों, इसका कितना लंबा इतिहास है? 2000 वर्षों का। अब ये इसका हिस्ट्री है न्याय दर्शन का। ये चीज हो गया। तो न्याय दर्शन के प्रमुख आचार्य गौतम है। जिस तरह से योग दर्शन के पतंजलि हैं, उसी तरह से न्याय दर्शन के जो आचार्य हैं वो कौन है? गौतम है। ये चीज हो गया। अब न्याय शास्त्र को 2 धाराओं में विभाजित किया जाता है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, ये आपका धीरे धीरे तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, प्राचीन न्याय क्या है, नव्य न्याय क्या है। बाकी हम तक भाषा में जो 16 पदार्थ हैं उसको हम नहीं बताएं, उसको हम बता चुके हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, वितंडा, जल, निग्रह, ये सब छल जात जो भी है 16 पदार्थ, इसको हम लिख देंगे एक बार फिर, और हम डिफाइन भी कर देंगे उसमें क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमेय क्या है। सब चीज़ें आगे आएंगी, इसको हम बता चुके हैं। अब इसमें ये है, गौतम जो है मिथिला के निवासी थे। एक चीज हो गया, गौतम जी मिथिला के निवासी थे। दूसरी बात ये है कि समय इनका, टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व इनका, गौतम का पूछा जा सकता है
यूजीसी में क्वेश्चन कई तरह बना सकता है, जिस तरह से उसमें बनाया था। एक क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए थे, तो कवियों का कार्यकाल, उसमें 4-5 कवि दे दिए थे, उसमें सबका सीरियल वाइज बताया था। जैसे इसमें ये जान लीजिए पाणिनि, कालिदास और वाल्मीकि, माघ, भारवी, इन सबों का टाइम पीरियड आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब जैसे पाणिनि का हो गया, मान लीजिए गौतम का ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि पाणिनि का जो है, पाणिनि के जो बताए थे बहादुर शरण अग्रवाल, तो उसमें बताए थे कि जो है इसको हम बता चुके हैं। और मैक्समूलर 350 ईसा पूर्व बताते हैं, और ये 800 से 400 ईसा पूर्व। पाणिनि जो है नहीं 500 से 400 ईसा पूर्व, सॉरी 500 से 400 ईसा पूर्व, इसको हम बता भी चुके हैं, एक वीडियो बनाए थे उसमें हम। तो पाणिनि का जो समय है ये बहादुर शरण अग्रवाल के अनुसार है, तो ये टाइम पीरियड हो गया पाणिनि का। माने पाणिनि को पूछ लिया जन्म कहाँ हुआ है, तो सालातुर ग्राम अटक, ये हो गया, अटक हो गया। और पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ये सब चीज़ें हो गया। अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है, ये हो गया। अब पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसमें जो है सीरियल वाइज वर्णन है, जैसे प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ में, कहीं संधि का वर्णन है, कहीं समास का वर्णन है, कहीं कारक का वर्णन है, कहीं कृदंत का वर्णन है, कहीं तद्धित का वर्णन है। तो ये सब चीज़ें हो गया, तो ये चीज़ हो गया। उसमें एक चीज़ और बताए थे, उसमें बताए थे नाम आख्यात उपसर्ग निबात कतिपद जातान, 4 पद जातान, कहीं कतिपद जातान अकॉर्डिंग टू व्यास, उसमें 4 पद नाम आख्यात उपसर्ग निबात, कहें नाम क्या है, कहें सत्व प्रधान नाम आनी, द्रव्य प्रधान नाम आनी, और सत्व कहिए चाहे द्रव्य कहिए चाहे कुछ भी कहिए भाई, उसमें संज्ञा जैसे है कि कति पद जातानि, ये हो गया। तो इस कहें 4 पद जातानि, ये हो गया। तो इसमें अब यही है, सत्व मतलब कि द्रव्य मतलब संज्ञा, तो चाहे इसको संज्ञा कहिए, चाहे द्रव्य कहिए, चाहे नाम कहिए। नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो भाई उपसर्ग में न लगेगा, कहन कि उसमें कहे नहीं है, उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, कौन कहता है? तो शाक्टायन कह रहे हैं। अवगार कहते हैं उपनिषदों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, तो विवाद नहीं हो गया था। ये सब चीज़ें हैं, तो हम कहाँ से कहाँ चले गए। बात ये है ना मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ऐसा है एक क्वेश्चन उसमें पुट बनाया था, उसमें दे दिया था, मान लीजिए यही है, माघ हो गई, लेकिन हम क्वेश्चन कराए भी थे। कालिदास, मान लीजिए कालिदास हो गए, कालिदास पहले वाल्मीकि हो गए, वाल्मीकि जो है इनके पूर्ववर्ती कवि हैं। ये तो अब इसके बाद कालिदास हो गए, तो मान लीजिए इस तरह से माघ हो गए, भारवी हो गए, इन सबों का एक बार हम कराएंगे आपको, जितने भी कवि हैं इनका सब डिटेल कराएंगे, मतलब इनका जन्म या इनके आश्रयदाता कवि कौन थे। या जैसे भारवी हो गए तो ये किसके दरबार में रहते थे, ये सब चीज़ें। माघ किसके दरबार में रहती थी, कालिदास तो
चंद्रगुप्त के दरबार में रहते ही थे। और ये भारवी आपके एक शासक था ना वहाँ पे, ये आपके चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश, उनके दरबार में रहते थे भारवी। और ये आपके गुप्त वंश के थे, और नाम भी है उनका, क्या नाम है, भारवी उनके आश्रयदाता थे। ये सब चीज़ें बताई जाएंगी धीरे धीरे। तो हम कहाँ से यहाँ चले आए, तो गौतम, हाँ, अब हम टॉपिक पे जा रहे हैं क्योंकि विषयांतर नहीं होना है। और मेरे साथ ही ऐसा है कि धीरे धीरे सब चलेगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं सर हंसाते नहीं हैं, तो भाई पहले आदमी शुरू में क्या है कि धरती छान बवंडर, अभी हम बहुत समय है, शुरुआत चल रहा है, धीरे धीरे हंसी मजाक सब अलग बात है, हाथ से पढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि सिलेबस में पूरा होना चाहिए ना। पता लगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, यूपीएससी एग्जाम नज़दीक आ रहा है, चीज़ें हैं, सोच रहे हैं पूरा कवर कर दें इसी में। तो ये हो गया। अब हम तब भाषा पढ़ाने के बाद संग्रह, इसके बाद सीधा हम उधर हम जितने भी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, किरातार्जुनीय जो नियम हो गया, ये सब से जहाँ क्वेश्चन बनाता है सब सीधा हम बताएंगे। घबराने वाली बात नहीं है। ये हो गया। न्याय 7 भागों में विभाजित है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया कि आप जानते रहिए प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, प्राचीन न्याय नव्य न्याय, ये चीज हो गया। तो प्राचीन न्याय हो गया, नव्य न्याय हो गया। और ये जो है आपकी गौतम मिथिला के निवासी थे, मिथिला वही जनक सीता जी जहाँ रहती थी, मिथिला उधर जो है बिहार साइड में, तो मिथिला के निवासी थे ये। मिथिला कौन, गौतम, 200 ईसा पूर्व। इनका टाइम पीरियड कितना है, 200 ईसा पूर्व। अब इनका जो है 350 तो यही मान रहा है, मैं सुन रहे 500-400 वो मानता है पानी। तो गौतम जो है ये जो है 200 ईसा पूर्व, इनका जो है 200 ईसा पूर्व हो गया। इन्होंने न्याय दर्शन पर न्याय सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। न्याय दर्शन पर एक ग्रंथ लिखे हैं, कौन, न्याय सूत्र इनका है। न्याय शास्त्र में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। इस प्रकार कुल 10 आहनिक। कहने मतलब है न्याय शास्त्र कुल 10 आहनिक हैं। इनका समय 400 ईस्वी है। ये मिथिला निवासी थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर न्यायभास नामक विस्तृत भाष्य लिखा है। उद्योतकर ये वार्तिककार हैं। इनका समय 600 ईस्वी, ये कश्मीर के निवासी थी। इन्होंने न्यायभास पर न्याय वार्तिक लिखा है। वाचस्पति मिश्र या तात्पर्याचार्य, इनका समय 900 ईस्वी है। यह भी मिथिला के निवासी हैं। इनके गुरु नाम त्रिलोचन था। इस तरह से फिर उदयनाचार्य आ जाएंगे। फिर आपका गंगेश उपाध्याय, ये नव्य न्यायिक हैं। इनको नव्य न्याय के जनक कहा जाता है। फिर आप धीरे धीरे न्याय शास्त्र 2 धाराएं, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। इधर गंगेश उपाध्याय प्रमाण मीमांसा और इधर है प्राचीन न्याय पदार्थ मीमांसा। तो आप यहीं लिख लीजिए प्राचीन न्याय पदार्थ मीमांसा और ये नव्य न्याय वाले हैं, ये है प्रमाण मीमांसा। ये गंगेश का है, ये है प्रमाण मीमांसा। इस तरह से ये चीजें हो गई। तो
तो इस तरह से आपका ये जो है नया शास्त्र धारा ये हो गया। फिर जो है आप आएगा आगे यही तर्कभाषा। तर्कभाषा जो इसके टीकाकार हैं, इस तर्कभाषा जितने लोग टीकाएँ लिखे हैं, 14 लोग टीका लिखे हैं। तो टीकाकार इस तरह से अगर आप बना लेंगे तो जैसे परिभाषा दर्पण है, ये भास्कर भट्ट का है। उज्ज्वला है गोपीनाथ का है। तत्वबोधिनी है गणेश दीक्षित का है। तर्क कौमुदी है दिनकर भट्ट का है। तर्कभाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्र का है। इस तरह से तर्कभाषा प्रकाश अखंडानंद सरस्वती का है। बाकी तर्कभाषा प्रकाश क्या चिन्नम भट्ट का है। ये 4 लोग लिखे हैं। गौरीकांत भी लिखे हैं तर्कभाषा प्रकाश क्या। बलभद्र भी लिखे हैं तर्कभाषा प्रकाश क्या। और वागीश भट्ट भी तर्कभाषा प्रकाश क्या लिखे हैं। और एक टीका है तर्कभाषा मंजरी सामंजरी, ये माधव देव की है। एक टीका है न्याय प्रदीप, ये विश्वकर्मा की है। एक है न्याय संग्रह, ये है रामलिंग की। और परिभाषा दर्पण ये आपकी बता ही चुके हैं, ये भास्कर भट्ट की, ये बहुत पूछता है। इस तरह से फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तर्कभाषा का प्रतिपाद विषय बालोवपि, इसका मतलब मंगलाचरण समझ लीजिए यही है। बालोवपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन्त अलसा श्रुतेन संक्षिप्त युक्त तर्कभाषा प्रकाशिते तस्य कृते मयैषा। मैंने जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्कभाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तर्कभाषा का प्रयोजन अल्प अध्ययन से ही न्याय सिद्धांतों को परिचय कराना तथा विवेकपूर्ण बोध कराना है। तर्कन्ते प्रतिपन्नते इतर्का प्रमाणादय षोडश पदार्था। इस प्रकार तर्क शब्द का अर्थ प्रमाण आदि 16 पदार्थ किया गया है। प्रमाण आदि 16 पदार्थों की व्याख्या करने का इस ग्रंथ का नाम तर्कभाषा है। तर्कन्ते प्रतिपन्नते इतर्का प्रमाणादय षोडश पदार्था ते भाषन्ते अनया इति तर्कभाषा। 16 पदार्थ प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जात निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं। अब इसके बाद हम आएंगे सीधा कारण बताए थे कल, समवायी असमवायी और निमित्त कारण। जैसे तंतु का संयोग क्या है, या समवायी कारण है। बेमा या तुरी क्या है, ये निमित्त कारण क्या है। और पट हाँ, इसे तंतु क्या है, ये समवायी है। तंतु संयोग क्या है, असमवायी है। बेमा या तुरी क्या है, ये आपका निमित्त है। तंतु का पट के प्रति जैसे बेमा का तंतु का पट के प्रति क्या है, समवायी कारण है। तंतु पट का तंतु जो है, तंतु भाई मान लीजिए पट मतलब कपड़ा, और तंतु जो उसमें रेशमी है, वो तंतु जो है पट के प्रति क्या है, समवायी कारण है। तंतु पट में मिला हुआ है और पूरा मिल गया तो तंतु संयोग हो गया, यह समवायी कारण है। मतलब अब वो उसके प्रति असमवायी हो गया। मतलब उसके प्रति जब तक नहीं था तब तक तंतु अलग है, पट अलग है, तो तंतु जो है पट के प्रति समवायी है। जब तंतु पट में मिल गया तब अब तंतु असमवायी हो गया, उसी में जुड़ा हो गया। और निमित्त क्या है, वही तुरी या बेमा, माने जिसे बनाते हैं उसको। जैसे चाक, भाई कुल्हड़ बना रहा है, चाक क्या है, ये है निमित्त कारण। वही तुरी या बेमा, जिससे मतलब मशीन से जिससे कपड़ा बुनाई होती है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया।